23 फरवरी को नागालैंड में विधानसभा चुनाव है। नागालैंड में सड़क और शिक्षा जैसे विकास के कई मुद्दे हैं और इन मुद्दों के साथ ही है उग्रवाद का मुद्दा। नागालैंड में किसकी बनेगी सरकार, क्यों अहम है नागालैंड में चुनाव। एबीपी न्यूज पहुंचा है नागालैंड और जायजा लिया है वहां के राजनीतिक हालातों का। नागालैंड, क्या आपको पता है इस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड तक कहा जाता है। इस राज्य का 80% हिस्सा हरियाली से भरा हुआ है और इसकी पहली झलक हमें राजधानी कोहिमा में ही देखने को मिल गई। नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है, लेकिन इस विशेष दर्जे का कोई विशेष लाभ यहां के लोगों को मिला हो ऐसा नहीं है। विकास की गाड़ी कई बरसों से यहां के प्लेटफॉर्म पर नहीं रुकी है। वजह उग्रवाद। So there are so many educated young people, they want job, they want employment. So similarly while the other parts of the country. आजादी के 5 दशक बाद तक नागालैंड ने उग्रवाद के घाव सहे हैं, लेकिन पिछले 1 दशक से केंद्र सरकार और चरमपंथियों के बीच राज्य के लोगों को हिंसा और भय के माहौल से छुटकारा दिलाने की कोशिशें और तेज हुई हैं। Comparative peace is prevailing. At least confrontation is not there. But the main issue is the political solution. So neither government of India nor the underground groups telling the people at what stage it is. पांच दशक से ज्यादा वक्त तक उग्रवाद की मार झेलने के बावजूद नागालैंड के लोगों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ की आबादी का 80% हिस्सा साक्षर है। यहाँ के नौजवानों की आंखों में वैसे ही सपने हैं जो शायद देश के दूसरे हिस्सों के युवाओं की आंखों में होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन सपनों को उड़ान भरने लायक आसमान नहीं मिल पाता। यहाँ ना तो कोई बड़े उद्योग हैं और ना ही रोजगार के आकर्षक विकल्प। यहाँ के हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य की 92% जरूरतों को केंद्र सरकार पूरा करती है। नागालैंड डिपेंडेंसी ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, 92% रिसोर्सेज कम्स फ्रॉम द सेंट्रल। जिस राज्य में विकास की रफ्तार चलती नहीं रेंगती हो, वहां के जनता के उम्मीदवार करोड़पति हो तो भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहते हैं। एक शोध से पता चला है कि नागालैंड के चुनाव में 188 उम्मीदवारों में से 84 उम्मीदवार यानी लगभग 45% उम्मीदवार करोड़पति हैं। नागालैंड being a poor state, which depend again I am saying 92% resources on the center, it has 45% crores as per the disclosure. And people are even still not believing that this is not the actual disclosure. Though corruption is there, some of them have their own business setup also. So perhaps from among them, particularly the Congress leaders, have their own business setup where they must be earning. Because it does not mean that Nagaland, being a backward and poor state at large, does not necessarily mean that there should not be any crores, any well-to-do, well-off politicians or business people here. नागालैंड के 11 जिलों की 60 विधानसभा सीट पर 23 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। राज्य के लगभग 12 लाख मतदाता 188 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। उग्रवाद की समस्या को देखते हुए और उसके इतिहास के चलते चुनाव आयोग ने यहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। हम लोग 230 कंपनीज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की लगा रहे हैं और इसके अलावा हमारे 13,000 पुलिसकर्मी राज्य पुलिस के हैं जो कि तैनात रहेंगे और हमारे 2,200
2023 पोलिंग स्टेशंस हैं, उसमें से 821 पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव हैं और 662 पोलिंग स्टेशन हाइपर सेंसिटिव हैं। तो ये सारे पुलिसकर्मी पोलिंग स्टेशंस पर रहेंगे। और अब सिद्धार्थ शर्मा के साथ देखिए नागालैंड की राजधानी कोहिमा से कौन बनेगा मुख्यमंत्री। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त खड़ा हूं नागालैंड की राजधानी कोहिमा। पूर्वोत्तर का ये स्विट्जरलैंड कहा जाता है और मेरे साथ मौजूद है कोहिमा की शानदार जनता। जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चर्चा में। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं कोहिमा के नेता, नागालैंड के नेता, जो बात करेंगे नागालैंड के मुद्दों के बारे में। आपका परिचय मैं करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से मौजूद है श्री पविनो, स्वागत है आपका। हमारे साथ एनसीपी से मौजूद हैं श्री पोच लोहे, स्वागत है सर आपका। ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं कोहिमा के एनसीपी के और राज्य के, और अभी नेशनल पॉलिटिक्स में भी काफ़ी सक्रिय है। और हमारे साथ यहाँ की रूलिंग पार्टी के एनपीएफ के श्री TL मेरी साहब मौजूद है, स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पहला सवाल मैं आप लोगों से लेता हूँ, इससे पहले कि मैं जनता के पास जाऊँ। मेरी साहब आपके पास 10 साल तक आपकी सरकार यहाँ पर रही है, आपको क्या लगता है ये लोग आपके लिए क्यों वोट करेंगे? अब तो एंटी इनकम्बेंसी इतनी बढ़ गई होगी कि शायद आप लोगों के प्रशासन से नाराज ना होइए। In the past 10 years that the people of Nagaland has given us the mandate to run the government, our government has done a lot for the uplift of the youngsters, particularly the young entrepreneurs, students and all. So we are very hopeful and confident that our younger generations will choose us for their better future and brighter future. आपको लगता है कि जो युवा शक्ति है यहाँ पर वो आपके साथ है, जो यंगस्टर्स हैं वो आपके साथ है? चलिए आपके पास आएंगे। इनका कहना है कि 10 इयर्स में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और यहाँ के लोग जो हैं इनके काम से खुश हैं, इसलिए एक और टर्म इनको मिलेगी। क्या लगता है आपकी पार्टी को? See, the fact is the whole entire done government is collapsed. There's lawlessness. Corruption is at its height. So this government has to be uprooted. करप्शन एक मुद्दा है। क्या करप्शन यहाँ पर एक मुद्दा है? हम यहाँ से पूछते हैं, यहाँ पर करप्शन कितना बड़ा मुद्दा है नागालैंड के अंदर? Yes, this Congress particularly come up with a charge sheet and enlisting all the irregularities, financial irregularities for the last 10 years and asking the voters that this government should go on this corruption issues. करप्शन इशू है क्या नागालैंड के अंदर? I have stated earlier when you interviewed me a few minutes ago that it is media, press and media making those kinds of news. Practically, I have not seen the corruption issue of the then government. We have to have material evidences. As a lawyer myself, we also believe we have to act on the basis of material evidences. And so I think corruption issue will not be the main factor in this ensuing elections. So what is the main factor? मुख्य मुद्दा क्या है? Development and to move forward for future. कोई करप्शन नहीं है। एनसीपी कह रही है कोई करप्शन नहीं है। There is no corruption. What is this? This is the issue where we have written number of corruption cases. This is not an allegation. This is the book which is based on facts which we have collected RTI from the government department. ये एविडेंस के तौर पर, ये मेरी साहब, ये एविडेंस के तौर पर ये कांग्रेस का जो है डेकेड ऑफ स्कैंडल्स एंड करप्शंस एंड एक्सपोजे बाय द एनपीसीसी. This has been the habit of the opposition Congress, but whatever corruption or whatever dispute used to emerge from the opposition benches, they were all addressed and resolved in the floor of the Nagaland Assembly floor. To ask, what are the issues you think, youngsters, what are the issues that matter? What is it that you as a youngster want? क्या चाहते हो? Development regarding the roads and the educational institutions. Development, roads, education. A youngster spoke. एक युवा ने बोला है कि विकास चाहिए, ठीक है, और शिक्षा के बेहतर विकल्प चाहिए, साधन चाहिए, पढ़ाई, एजुकेशन के लिए उसे बाहर न जाना पड़े. Commenting on the condition of the roads in Nagaland, I would go back to 2003, October 23, when the Honorable Prime Minister of India, Sri Atal Bihari Vajpayee came to visit Nagaland. He reached Kohima by road. His comment was, if this is
the road from Dimapur to Kohima, then there is no roads in Nagaland. Such were the conditions of the then roads. And after that, 2003 to up to now, the government, being in the share of the power, have done so much in improving the road conditions. मिस्टर मेरी आप अभी दीमापुर से आ रहे हैं, Right. मैं दीमापुर से आया हूँ. Right. दीमापुर से कोहिमा की रोड की हालत आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है. रोड की हालत तो अच्छी अभी भी नहीं है. 10 साल बाद भी रोड की हालत अभी भी अच्छी नहीं है. But 2 साल का पहले रोड कंडीशन जैसा था, कोई सुधार नहीं हुआ मेरी साहब, कोई सुधार नहीं हुआ. इट्स ऑलमोस्ट द सेम, वैसे का वैसा ही है. a lot of improvement has taken place. यहाँ पे स्टूडेंट से ही बात करते हैं. क्या आपको अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है? बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए? आपके फ्रेंड्स जो हैं वो बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं पढ़ने के लिए? हाँ जाते हैं. हाँ ठीक. क्यों जाना पड़ता है? एजुकेशन सिस्टम यहाँ अच्छा नहीं है. अच्छा नहीं है. अभी तो मेरी साहब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है. वो लोग जो बोलता है वो हमको कुछ मालूम नहीं. ये एजुकेशन को लेकर ये जनता कह रही है कि और एजुकेशन के लिए कोर्सेज, कॉलेजेस, पढ़ाई के लिए बाहर, क्या ये सच है कि यंगस्टर्स जो हैं वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए यहाँ पर? Yes, very much, very much. क्यों? Because the institution, the educational institution here is not enough, and government is not providing anything. Number one. Number two is that we should have set up medical college. We should have set up engineering college. We should have set up management college. Government has not taken any initiative. That is the reason why our students have to go outside. लेकिन एक बड़ा तबका आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस का भी आता है. एक बड़ी एड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस की भी आती है. वो मदद जो केंद्र सरकार से मिलती है उसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ये भी आरोप आपकी सरकार पर लगा है. Why not? In the best possible manner, whatever fund is being allotted to the government by the center is utilized very judiciously. को और मदद चाहिए केंद्र सरकार से? Of course, why not? और We are मदद चाहिए. dependent on the मदद central नहीं है आपके पास. आप केंद्र में सरकार है आपकी, मदद नहीं दे रहे हैं. Government of India is very generous to this NPF government. They have sanctioned thousands of crore. Over and above that, under centrally sponsored schemes and 16 UPF flagship programs, lot of money in terms of thousands of crore have been concentrated in this road development. What have they done? It is increasing year by year. What have they done? We should not talk about 10 years back. We should talk about the present time. This day, today, traffic jams everywhere. It takes us hours to go even a kilometer also in Dimapur, for instance, Kohima, and all other district headquarters, which means there is progress, there is benefit, there is economic improvement of the public. Who is to be blamed for traffic jam? In Kohima, for instance, Chief Minister is an Angami. Urban Development Minister is from Kohima village here. They have been sleeping for 10 years. Why not alternative route? Why not streamline this problem? Who is to be blamed? चलिए NPF, Dan government is to be blamed. चलिए वोट डाले जाएंगे 23 तारीख को नागालैंड में, और कौन बनेगा मुख्यमंत्री उसका फैसला बाद में होगा. कुछ मुद्दे हैं, कुछ मसले हैं जो इस राज्य के साथ जुड़े हुए हैं. क्या उनका जवाब आने वाली सरकार दे पाएगी, ये बड़ा सवाल है. 23 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 28 तारीख को गिनती होगी और तब पता चलेगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री. अभी के लिए मेरे साथ यहाँ से इतना ही. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू.